बोलिए बोलिए। बहुत अच्छे से सभी भाई बहनों ने काफ़ी चीज़ें बता दी जो लर्निंग थी। मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। काफ़ी एक सूत्र जो मुझे अपने आप में मिलता है कि शायद एक शाश्वत चीज़ है अच्छा होना, और अच्छा लगना या परिवर्तनशील चीज़ है, और अच्छे होने की खुशी, अच्छा लगने की खुशी में हम अपने आप को अच्छा होना जो समझ लेने का भ्रम पाले हुए थे, तो बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। दूसरी चीज, जैसे जो एम है या विजन है या टारगेट है अपना कि सुखी होना, चाहे बिना किसी तनावपूर्ण किसी संबंधों के साथ जीना, जो अल्टीमेट एम आपने बताया, ये सब चाहते हैं, पर उसको किसमें खोज रहे थे, उसका बेस हम आज तक किसमें समझ रहे थे? ये सिर्फ परिवर्तनशील चीजों में उस बेस पे हम खोज रहे थे, उसी भ्रम में पड़े हुए थे। मैं काफी मनन किया इन चीजों का, और द्वंद में भी रहा रात भर। और एक अच्छी चीज शाम को इस चर्चा में मुझे भाई साहब ने बताया, आपसे चर्चा में, कि बचपन से सुनते आए भय बिन होत न प्रीति। बहन जी ने सवाल कहा और उन्होंने भाई साहब ने बड़ा विस्तार से इसका शाम को चर्चा में बताया। आज तक मैं भी शायद जितने भी ट्रेनिंग सेमिनार इंटरनेशनल नेशनल करता रहा, शायद कभी ना कभी इस चीज को मैंने भी किया है कि ये सही है, करना है, और कुछ तो डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। भय बिन होत न प्रीति, इसको मैंने बहुत कॉन्फिडेंस से बहुत बार यूज किया है। कल भाई साहब ने बड़ा अच्छे से समझाया कि भय से प्रीति हो ही नहीं सकती, और जो जो धर्म के बारे में नॉलेज या समझ था कि रामचंद्र जी ने समुद्र को पहले प्रार्थना की मतलब उसको उसकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाया, नंबर एक। नंबर दो बात बड़ी अच्छी लगी, उन्होंने पुरुषार्थ किया। तो हम भय से किसी पे प्रेम नहीं कर सकते, उसको डरा ही सकते हैं, उसको प्रेम नहीं हो सकता। ये बात थोड़ी हद तक क्लियर हुई। जो बात मुझे क्लियर बिल्कुल नहीं हुई, मैं सहमत नहीं हूं, क्षमा चाहूंगा, मैं काफी उसको समझने की कोशिश किया। जो बार बार, क्योंकि फंडामेंटल चीज है, कई बार होता है ना, दवाई अच्छी नहीं लगती पर अच्छी लगे ना लगे हम उसको खा लेते। मैंने खाने की कोशिश की पर नहीं खा पाया। कारण ये है कि वह स्तंभ है आगे बढ़ने का। आपने बताया कि व्यक्ति गलतियों से नहीं सीखता, रेफरेंस से सीखता है। शायद एक दवाई के रूप में मैं ले लेता, मैं बढ़ जाता आगे कि चलो ठीक है, जरूरी नहीं हर चीज को डिटेल में समझो और एक्सेप्ट करो, कई चीज को निकल लो, आगे का अच्छा चीज पकड़ते जाओ। मेरा स्वभाव है थोड़ा सा बड़े रूप में सोचने का और गंभीर रूप में सोचने का, नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा मैं शायद इसे। काफी मैंने रात भर मंथन किया, कई विचार समझ में आए मुझे अपनी समझ से। जब आप किसी रेफरेंस से सीखते हैं कोई भी चीज, वो एक इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन है, कोच है, शिक्षा है, उसके कई प्रकार हो सकते हैं। जब आप रेफरेंस में सीखते हैं, जब आप गलतियों से सीखते हैं, वो आपका अनुभव है। बहुत से मैं भी आपको एग्जांपल के साथ अपनी बात को क्लियर करूंगा कि क्यों मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूं। अभिमन्यु, सॉरी एक मिनट। इसका मतलब यह हुआ कि ये दोनों बातों में कोई कंफ्लिक्ट है नहीं। उसको मैं दो बातें बोल देता हूँ, फिर आप देखिए कि पूरा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। कि अब ये निकल के आ रहा है कि जैसे फिर से वही एग्जांपल लेते हैं, मैं चलना इसलिए सीख पाया क्योंकि जो मेरे को चलाने वाला था वो दो पैर से चल रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कई बार गिरा। जब मैं कई बार गिरा तो मैं उन गलतियों से मैं ये सीख पाया कि ऐसे नहीं चला जा सकता है। तो गलतियों से मैं ये सीख पाया कि ऐसे नहीं चला जा सकता है। रेफरेंस ने बताया कि ऐसे चला जा सकता है, तो गलतियों से ये सीखता गया कि क्या नहीं करना है, और रेफरेंस से ये पकड़ता गया कि किस तरफ जाना है। तो गलतियों ने भी मुझको मदद की है उस सही को पकड़ने के लिए, यदि मैं आपकी भाषा में कहूँ, है ना। तो आपका जो पॉइंट ऑफ फोकस है वो ठीक है कि हमको गलतियां, क्योंकि ये जो बात हम कल हमने चर्चा की थी कि मानव समीक्षा विधि से आगे बढ़ता है। समीक्षा विधि का मतलब है कि अधूरेपन को पहचान पाना, इस तरह से चल के मैं सफल नहीं हो सकता ये पहचान पाना, ये दिशा मेरी मंजिल तक नहीं जाती है ये पहचान पाना, इसका नाम समीक्षा है। तो गलतियां वो जगह है जब मैं एक गलत रास्ते को पहचान पाता हूं कि ये मेरी मंजिल तक नहीं जाता है, तो प्रयास किसी और तरीके से करना होगा।
और रेफरेंस ये बताता है कि इस दिशा में जाना है। दोनों के संयोग में मैं किसी सही तक पहुंचा। फिर भी थोड़ा सा अंतर है, क्षमा चाहूंगा। कोई बात नहीं, कोई बात, अंतर बनाए रखो। एक बात पूरी तरह से मेरे को यकीन है, मानता भी हूँ कि अनुसंधान, रिसर्च, ये भी सीखने का तरीका है जो आपने कहा, और यदि रेफरेंस उपलब्ध नहीं है तो फिर कोई इंडियन ट्रायल करके ही, कोई योग संयोग में या कोई शोध में फिर आपको उधर जाना ही होगा, उसमें लंबा समय लगेगा। ये कहा इनोवेशन, इन्वेंशन एक पार्ट है, उसमें एग्रीएबल है। सेकंड, मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहूंगा कि मैं नहीं समझ पाया और मुझे आगे बढ़ने के लिए ऐसा लग रहा है कि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक एग्जांपल देता हूं मैंने एकलव्य का। सबको पता है कि तीरंदाजी के लिए एक टारगेट है, आपके पास धनुष है, उसको लगाना है, तो यह एक नोन फैक्ट है। और उसने अभ्यास से सीखा, ना गलती से सीखा, ना रेफरेंस से सीखा। वो रेफरेंस युधिष्ठिर के लिए भी था, दुर्योधन के लिए भी था। सीखा उसने अभ्यास से। तो सीखने का एक माध्यम अभ्यास भी होता है। एक शाश्वत एग्जांपल, हाइपोथेटिकल किसी को लग सकता है, अर्जुन का और एकलव्य का एग्जांपल तो तैरना। सबको पता है पानी में हाथ पैर मारने से तैर सकते हैं, आप यूट्यूब में वीडियो देख सकते हैं। आप सीख सिर्फ अभ्यास से सकते हो, बताने से नहीं। तो सीखने का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है अभ्यास। दूसरा चीज, जब हम गलती से सीखते हैं, मुझे लगता है मैं उसको अनुभव बोलता हूं, और जब मैं रेफरेंस से सीखता हूं उसको मैं इंस्पिरेशन बोलता हूं। और इसके अलावा भी सीखने के बहुत सारे माध्यम हैं जो हम शायद जानते हैं और जो नहीं जानते। ओनली जब हम ये बोलते हैं कि हम गलतियों से ना कहकर रेफरेंस से सीखते हैं, इस बात को बोलते हैं, ये बात मुझे उस तरह से लगती है कि हम बोलते हैं कि माँ एक बच्चे को जन्म देती है। नॉर्मली चलती भाषा में बोलते हैं कि माँ एक बच्चे को जन्म देती है। जिस तरह हम कहते हैं कि आदमी गलतियों से सीखता है, ये समझदारी की भाषा है। इसको हम दूसरे ढंग से यदि व्यक्त करना चाहें तो एक बच्चा जन्म होता है, बच्चा का जन्म माँ को जन्म देता है। सही है। जब बच्चा, वो माँ के अंदर पेट में यदि बच्चा मर जाएगा, वो माँ नहीं कहलाएगी। उसके पहले वो बीवी हो सकती है, बहन हो सकती है, बेटी हो सकती है। जब वो जीते जाते बच्चे को जन्म देती है, तो बच्चे का जन्म एक माँ को जन्म देता है। ये सोचने का बस तरीका है। बिल्कुल ठीक। तो यही सोचने का तरीका है। इसमें जितने भी बातें आपने कही और जो भी मैं कह रहा हूँ, उसमें कंटेंट में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है, केवल एरिया ऑफ फोकस करने की बात है। तो मैं फोकस एरिया करना चाहता हूँ कि किसी ने वो निशाना पहली बार मार दिया। जब ये किसी ने निशाना मार दिया, जो मेरा गुरु है या जिसको मैंने इंस्पिरेशन मान लिया, तो मेरी गति कई गुना बढ़ जाती है। जब कोई पहली बार एवरेस्ट चढ़ा था तो कितने अटेम्प्ट मारे होंगे लोगों ने? आज कितने लोग चढ़ते हैं? हर साल बहुत लोग, हर साल बहुत लोग चढ़ते हैं। तो इन सब चीजों का बस इतना ही पकड़ने की बात है कि जब कोई चीज घटना के रूप में पहली बार घटित हो जाती है तो उसमें एक लंबा एफर्ट लगता है, लेकिन एक बार वो घटना इस्टेब्लिश हो जाती है, रेफरेंस इस्टेब्लिश हो जाता है, तो उसको रिपीट करने में कोई देर नहीं लगती। हाँ, ऐसे तमाम एग्जाम्पल। तो हम जब कह रहे हैं कि गलतियों से सीखते हैं, तो हम संबंध के मामले में गलतियों से नहीं सीख पा रहे हैं। रोज गलतियां परिवार में हो रही, क्या सीखे? उल्टा ही सीख गए कि ये शादी करना ही ठीक नहीं है, यहां पहुंचे। ये सीखने की बजाय कि हम परिवार में शिकायत मुक्त हो सकते हैं, इसकी बजाय हम यहाँ पहुंचे कि शादी करना ही ठीक नहीं है, ये दुख पाने की ही जुगाड़ है। विड्रॉल मोड में आ गए और आज इसकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ती हुई दिखाई देती है। इसका मतलब है कि आदमी गलतियों से नहीं सीखता। इसका मतलब है जब तक वो सही का, ऐसा नहीं कि नहीं करेगा। उसी क्रम में मान लीजिए हम मानव के बारे में कह रहे हैं कि ये मानव का अध्ययन हो सकता है। ये पूरी चर्चा में हम क्या कर रहे हैं, अभी हमारी वर्तमान पूरी एजुकेशन में मानव का अध्ययन नहीं है। मानव का अध्ययन नहीं है, शरीर का अध्ययन है, मशीन का अध्ययन है ना, स्पेस का अध्ययन है। मानव का अध्ययन नहीं है। मानव का अध्ययन होता तो हम अपनों से दुख नहीं पाते, हमको मानव के साथ में जीना नहीं आया। इसलिए कह रहे हैं कि मानव का अध्ययन ही शिक्षा का मानवीयकरण है, नहीं तो मानव का मशीनीकरण है।
तो मानव का मशीनीकरण करना है कि मानव का मानवीयकरण करना है। सो द नीड ऑफ आवर इज ह्यूमनाइजेशन ऑफ एजुकेशन। यदि ह्यूमनाइजेशन ऑफ एजुकेशन होता है, मानव का अध्ययन पूर्वक शिक्षा का मानवीयकरण होता है, तो फिर बिजनेस का भी मानवीयकरण होगा, परिवार का भी मानवीयकरण होगा, व्यवसाय का भी मानवीयकरण होगा, हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का भी मानवीयकरण होगा। डिफेंस का बजट 30%, एजुकेशन का बजट 2%। ये स्थितियां हमारी वर्ल्ड वाइड स्थितियां हैं लगभग ही। लड़ने मार एक दूसरे को मरने मारने के लिए 30% खर्च करते हैं। जीने की तो चर्चा नहीं, बेचारे जिंदा जिस फिजिक्स और केमिस्ट्री की हम बात करते हैं, इस देश की 70% जनता को तो उसका भी टीचर उपलब्ध नहीं है। एक अच्छा टीचर गांव में फिजिक्स और केमिस्ट्री का मिल जाए, ये कितने लोगों को उपलब्ध है? हालांकि हम कह रहे हैं कि ये भी पर्याप्त नहीं है और आगे जाने की जरूरत है। तो ओवरऑल हमारी शिक्षा की स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है। मुझको नहीं पता कि आप लोगों के ध्यान में है कि नहीं है। इस देश में पैदा होने वाले बच्चों में से 10% बच्चे किसी हायर एजुकेशन में एडमिशन लेते हैं। कितने? केवल 10%। यदि देश में 100 बच्चे पैदा होते हैं तो 10 बच्चे केवल किसी हायर एजुकेशन के कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। उसमें 70% कॉलेज किसी काम के नहीं है, मात्र दुकानें हैं। अब सोचिए पूरे देश की स्थिति क्या है। और माँ बाप की भूमिका कितनी है? माँ बाप बहुत बिजी हैं पैसा कमाने में और बच्चों की जिंदगी आउटसोर्स कर दी है ना। हमने अपने बच्चों की जिंदगी को आउटसोर्स किया है, किसी दूसरे को पैसा दे देंगे, वो हमारे बच्चे की जिंदगी बनाएगा। तो कहीं ना कहीं सवाल ये भी खड़ा होता है कि बच्चे जिम्मेदारी से पैदा हुए हैं, बच्चे पैदा किए गए हैं कि हो गए? शिविर में भी 2 तरह की कैटेगरी रहती है ना, आते हैं और लाए गए। ये कैटेगरी सभी जगह दिखाई देती है। बहुत बढ़िया, क्या निष्कर्ष निकला? हाँ जी, हाँ जी, बिटिया को फोन दो पीछे। हाँ, शानदार। अपना परिचय बताओ। मैं पराग अग्रवाल हूँ, रायपुर से ही हूँ। क्या कर रही हो? मैं अभी मुंबई में 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स किया था। अब जॉब किया वहाँ पे, अब वापस आई हूँ अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। कल आपने जितनी भी बातें बोली उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मतलब हमने कभी सुनी ही नहीं थी, तो रिलेटेबल अभी तक नहीं लगता था, बट कल से लेके आज तक में काफ़ी मतलब दिमाग में वही कॉन्स्टेंटली, जैसे कल कुछ हुआ, गुस्सा आ रहा था, तो उसमें यही रियलाइज हो रहा था कि आई एम नॉट एबल टू डू समथिंग, इसलिए गुस्सा आ रहा है। या कोई कुछ बोल रहा था तो उसमें खुद की गलती पहले दिख रही थी। बट एक चीज़ जो मुझे अभी भी समझ नहीं आई, काफ़ी मतलब मैंने ट्राई किया, उसमें ये था कि जिंदा रहने और जीने में डिफरेंस पूरा समझ आ गया। बट जिंदा रहने की जो चीज़ें हैं, जैसे आपने बताया रूप, बल, धन और पद, ये जीने के काम नहीं आती हैं। मैं इसका एक एग्जाम्पल चाहूँगी ताकि ये क्लियर हो जाए, और बाकी सारी चीज़ें बहुत क्लियर। तुम एक एग्जाम्पल दो कि कैसे काम आती। ज़्यादा अच्छा। अब जैसे मुझे जीना है, मुझे सुख चाहिए जीने के लिए। अब मेरा सुख इसमें है कि मैं पूरी दुनिया घूम के आऊँ, मुझे उसमें सुख मिलेगा, बट उसके लिए मेरे पास धन नहीं है। तो पूरी दुनिया घूम के आना, पूरी दुनिया घूमने से तुम्हारा भाव और विचार हमेशा के लिए सुखदायी हो जाए, अंतर्विरोध से मुक्त हो जाए, कैसा हो जाएगा? ये अच्छा लगने में आएगा कि अच्छा होने में आएगा? अच्छा लगता है, सारे लोग घूम रहे। नहीं, आप तो अच्छा लगता है ना, अच्छा लगता है। अच्छा लगने के लिए है ही है, इसलिए संवेदनशीलता तक जाते ही हैं। इतनी हैसियत है इसमें काम चलता हो, शुभ काम है, घूम जाओ, उधारी लेके जाओ, बैंक लोन ले लो, आगे चुका देना लॉकिंग कर। ठीक है, थैंक देखिए यू। गुजरात में ही अभी मैं शिविर कर रहा हूँ, तो एक आजकल क्या जिन फैमिली में पैसा आ जाता है तो उनको लगता है कि अब अमेरिका से ही BBA करके आए तो ठीक है। अब पैसा है कुछ तो आदमी करेगा ना।
मैं नहीं कह रहा हूँ कि हमारे देश में कोई एजुकेशन की सुविधा नहीं है तो आप बाहर जाओ, मैं उसके लिए कोई गलत नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन हो सकता है कि वैसे ही कॉलेज अपने यहाँ भी उपलब्ध है, लेकिन अब आपको क्या है, पैसा है तो कहीं तो खर्च करना पड़ेगा। अब वो गुजराती फैमिली है, उनका बेटा अमेरिका से BBA करता है। अब वहाँ जाके बेचारा बहुत सॉफ्ट सा लड़का था और किसी भी कारण से जिस तरह की भी लाइफ होगी, जो भी कुछ घटा होगा, भारी डिप्रेशन में आ गया। अब माँ बाप बोल रहे हैं यार तू कैसे भी घर आ जाए, बस जिंदा घर आ जाए। अब उसके ऊपर प्रेशर है, मैं 50 लाख खर्च करवा दिया, अब मैं कैसे ऐसे चला जाऊँ। तो उन्होंने, संयोग था, किसी ने बोल दिया, उन्होंने शिविर किया। शिविर करने के बाद उन्होंने अमेरिका से स्पेशली उसको शिविर के लिए बुलाया। वो भी आ गया, उसने शिविर किया। शिविर करके बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत सेंसिटिव। अच्छा, सेंसिटिव लोग ज़्यादा प्रॉब्लम में आते हैं। तो उसके बाद कम से कम उसको इतनी स्टेबिलिटी आ गई कि नहीं, अब मैं अपने आप को संभाल लूँगा। ठीक है। तो अभी जब भी गुजरात में शिविर होता है, उनके पेरेंट्स आते हैं तो उनका एक लालच ये भी रहता है कि हम शिविर में जाएंगे तो वीडियो कॉलिंग करके एक बार तो मैं ही बात करवाते हैं। तो जब भी वो आते हैं तो फिर मेरी वीडियो कॉलिंग करके उससे बात करवा देते हैं। अब इसका इस साल फाइनल है, जून तक शायद वापस आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ना तो मतलब ये क्रेज चला है, जैसे सिंगापुर घूम के आना, उसकी फोटो फेसबुक में डाल के खुश हो जाना कि यार ये दूसरों को बता दो कि हम होके आए और तुम अभी तक नहीं गए। ठीक है। वैसे ये भी एक क्रेज है कि नहीं यार, मैं नहीं कह रहा हूँ कि फॉरेन नहीं जाओ, लेकिन आप वहां से वाकई में क्या, उसके पीछे रीजन क्या है। तो रीजन को पकड़ने जाएंगे तो वैलिड रीजन है, जस्टिफाइड रीजन है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कितनी सारी चीजें हैं जो केवल दिखने के लिए, अच्छा लगने के नाम पे हम कितना, तो पर्पज है तो कहीं जाओ ना यार। कहीं भी जाओगे यही पेड़ पौधे मिलेंगे, यही शेर बकरी मिलेंगे। मैं गिर में शिविर करता हूँ, गिर फॉरेस्ट में। कहते हैं सर आपको शेर दिखा के लाते हैं, इसमें कोई देखने की चीज है नहीं यार, उसको अपना काम करने दो। क्यों, हमको कोई काम ही नहीं है ना कि हम शेर देखने जाएंगे। तो मनोरंजन मानसिक बेरोजगारी है। मनोरंजन मानसिक बेरोजगारी है, जिसकी जिंदगी में कोई पर्पस नहीं है, कोई एम नहीं है, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है। अब वो टाइम पास कैसे करें। तो टाइम पास करने का जुगाड़ है, माँ बाप ने कमाया, तुम खर्च करके आ जाओ। मेरा बेटा है, मैं यार शौक पूरे करने हैं, कमा के कर ले भाई, हेलीकॉप्टर ले ले, अपने क्या दिक्कत है, जा पैसा कमा, हेलीकॉप्टर खरीद। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमको समझना होगा। मेरा मन है, ये मन तो ये बहुत बहुत कुछ बोलता है, तो मन से काम नहीं चलेगा, सही से काम चलेगा, नहीं तो कीमत चुकानी पड़ती। तो बेटा आप समझ लो, भुगत के समझना हो भुगत के समझ लो, है ना, चॉइस आपकी है, लेकिन समझना हम सबकी मजबूरी है। रास्ता कोई नहीं, कम कीमत चुका के समझना कि ज्यादा कीमत चुका के। बिटिया एक एग्जांपल, लाइव एग्जांपल देना चाहूंगा। जो पहले घूम के आगे उन्हीं से पूछ लो। आप जब दुनिया की बात करती हैं, मैं शायद भाग्यशाली रहा हूँ भगवान का कृपा और बड़ों का आशीर्वाद से। लोग ड्रीम डेस्टिनेशन सोचते हैं कि नियाग्रा फॉल, 15-20 दिन में डे नाइट वहाँ रहा, कई बार रहा। यूएस कनाडा बहुत बार गया, पेरिस लोग सपने में सोचते होंगे, मैं 22 बार होके आया। यूरोप अच्छा खासा ट्रैवल किया। डिस्कवरी में आप मजे ही मारा देखते होंगे। जंगलों के बीच में मैंने रहा, तो लोगों को रहता, पानी के नीचे मैंने बहुत दिन काम किया, एंजॉय किया, घूमने किया। जमीन के अंदर रहा, आसमान में क्यों किस्मत अच्छी थी। लोग शायद बहुत से लोग शेर को नहीं देखे होंगे, मैं 3-3 शेरों के साथ में साथ में हूँ खुले में ना। ऐसा नहीं कि मैंने एंजॉय नहीं किया, पर ये अच्छा लगना, अच्छा होना और शाश्वत होना में बहुत बड़ा फर्क है। दुनिया घूमने के बावजूद भी ये टेम्परेरी फेज है जो आपको अच्छा लग सकता है, हमेशा के लिए अच्छा हो। शायद मैं लाइव एग्जांपल हूं आपके आगे बैठा। और ये मना नहीं करते हैं कि आप कुछ ना करो। बीच में इस तरह के मौके, इस तरह की स्थितियां बनती हैं, लेकिन समझने का काम किया जाए और बीच बीच में घूम के भी आया जाए, ताकि हम हमारे पास आंखें नहीं होंगी तो हम उसको इवैल्यूएट भी नहीं कर पाते। ऐसे बोल रहे हैं वो चले जाओ बस्तर में, नियाग्रा फॉल जैसे ही है। क्या वो राजकोट, क्या बोलते हैं, चित्रकूट है ना, तो चित्रकूट का फॉल बहुत बड़ा है, उसको छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने इतना हाईलाइट नहीं किया है। शायद उसको थोड़ा सजा देंगे, थोड़ा हाईलाइट कर देंगे तो पता। कुछ जगह, सब जगह वही नदी है, वही पानी है, वही पेड़ है, वही शेर है। जमीन के अंदर चले जाओ, ऊपर चले जाओ, खास बात नहीं है ना। देखने लायक चीज तो आदमी है। मेरे परिवार में मैंने ये शिविर
परिवर्तन देखा, लेकिन मेरी समझ थी कि ये मेरे लिए नहीं है। हाँ मेरे एज में तो मैं जी ली अभी, हाँ और अभी भी मुझे कुछ इसकी जरूरत नहीं है। कल मैं यहाँ शामिल हुई मेरे बेटे के कारण। वो बोले तू मत आ, तुझे नहीं आना है मत आ, लेकिन चल तो सही, देख ले थोड़ा, अच्छी व्यवस्था करूँगा तेरी, कोई शिकायत नहीं रहेगी। ऐसे उसने मुझे थोड़ा आग्रह किया। मेरा भी मन हुआ कि मेरे दोनों पोता पोती साथ में है, उनके साथ में भी थोड़ा समय मेरा बीत जाएगा क्योंकि बाहर पढ़ते हैं, इसके कारण मैं आई। कल मैं यहाँ पूरा दिन सुन रही थी, देख रही थी, समझ रही थी, लोगों की बातें भी समझ रही थी। उससे मैंने पाया मेरे विचारों में बहुत परिवर्तन है। और पहला परिवर्तन तो ये था कि मैं जो समझ रही थी कि मेरे लिए कुछ आवश्यक नहीं है, लेकिन मेरे विचारों की दिशा ही बदल गई और मुझे बहुत अच्छा लगा। कल के शिविर से मैंने अपना कंक्लूजन निकाला है कि घुसड़ ही अपनी अक्षमता है, शिकायत मुक्त रहना है, अभाव मुक्त रहना है, अपने विचार और भाव नियंत्रण में रखना है, आर्थिक संपन्नता से सुख नहीं मिलता है, भावनात्मक संबंध मजबूत रखने से अपनी क्षमता बढ़ती है, समृद्ध परिवार ही हमें सुखी बनाता है। यह मैंने कल के पूरे चर्चा में अपने मन से अपने लिए मैंने खुद के विचार रखे हैं और ये मुझे बहुत सुखी करेगा, ऐसी मुझे आशा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सब मिलके मेरे को आशीर्वाद दो ताकि और अच्छा हो। हाँ जी, बहुत बढ़िया। लास्ट मेरा नाम एक मिनट पीछे मेरा नाम तरुण चौधरी है। माइक थोड़ा पास। मैंने 2 महीना पहले कोचिंग क्लास चालू किया था, तो अभी 2 बच्चे उसमें। तो मैंने जनरली देखा कि एक बच्चा बहुत अच्छा है पढ़ने में, टॉपर है क्लास का, और एक बच्चा बहुत नीचे लेवल का है। तो क्या हुआ कि जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना चालू किए दोनों में, तो दोनों के प्रॉब्लम सेम ही है। बस सिर्फ और सिर्फ एक ज़्यादा देर तक पढ़ाई करता है तो अच्छा हो गया, और एक थोड़ा सा उतना ध्यान नहीं देता तो अच्छा नहीं हुआ। तो हम ऐसे ही दोस्त के साथ डिस्कस कर रहे थे कि ऐसा कैसे हो रहा है। तो कंक्लूजन ये निकला कि स्कूल्स में हर चीज़ बढ़ रही है, अच्छा बस हो गया, अच्छा यूनिफॉर्म हो गया, टाई हो गया, कार्ड हो गया, बुक भी बहुत अच्छे अच्छे हो गए। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कोचिंग में अच्छा होता है, बाकी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता। तो बंद कर दो यार स्कूल, डबल डबल स्कूल क्यों चला? हाँ। लगभग अब तो स्थिति बनी नहीं। अब बहुत सारे स्कूल ऐसे हो गए, कोचिंग वाला मेन स्कूल हो गया है और फेक अटेंडेंस वाला एक स्कूल हो गया है जहाँ फीस देते हो, और ये मास स्केल भी शुरू हो गया। तो फिर हमने फिर देखा कि हम कैसे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो फिर देखा कि जो मनीष सिसोदिया जी ने बुक लिखा था अभी शिक्षा के ऊपर, तो हमने सोचा कि एक बार इसको पढ़ देते हैं, सही देखते हैं क्या होता है इसमें, कि ऐसा क्या किया उन्होंने। तो उसमें धीरे धीरे पता चला कि आपका भी यहाँ पे है छत्तीसगढ़ में कि सोम त्यागी जी यहाँ पे क्लासेस लेते हैं कि एजुकेशन कैसे होता है। तो फिर हमने भी सोचा कि एक बार देखें तो सही, और हम ऐसे ही लेके आए थे कि यहाँ पे जो जो मिलेगा सब कॉपी पेस्ट करेंगे, नोट्स बनाएंगे और जाके फिर उधर चिपका लेंगे। ठीक है। तो फिर नहीं समझ आया कि ये चीजें ऐसी हैं कि इनको जब तक खुद पे अप्लाई ना करो तो तुम कहीं इसमें कुछ भी कॉपी पेस्ट नहीं होगा। हाँ। इसमें देखिए देश की कई यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने हमारी मित्रता के कारण इसको कोर्स में डाला। उसमें से गांधी विद्यापीठ गुजरात में एक है, यहाँ की एक यूनिवर्सिटी है पत्रकारिता। इन वाइस चांसलर को मैंने हाथ जोड़ के बोला है कि आप इसको कोर्स से निकालो, क्योंकि आपकी योग्यता नहीं है इसको चलाने की। इसमें कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं चलेगा, ये दिल में उतरेगा तो दूसरे तक जाएगा, इसको आप बिना समझे बोल भी नहीं पाओ। तो ये धीरे धीरे चीज समझ आ रही है कि ये चीज हमारे लिए ही है। जब तक इसको हम नहीं कर पाएंगे तब तक किसी को देने का कोई फायदा नहीं है। आचरण से ही जाएगा, हाँ। बोलने से नहीं जाएगा। और दूसरी चीज ये भी समझ आएगी अगर हम कुछ बाद में भी कुछ करना चाहें, जैसे कि खुद भी अगर स्कूल खोलना चाहे, खुद भी कोचिंग खोलना चाहे, तो सेम चीज करेंगे जो पहले लोग करते आ रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहले कुछ समझो अच्छे से, उसके बाद फिर बहुत आगे बढ़ो। खूब खुश है, खूब खुश है। हाँ जी पीछे थोड़ा सा आपका परिचय, माइक चालू नहीं।
हेलो। सभी को नमस्ते, मेरा नाम तनुज है और मैं चंडीगढ़ से आया हूँ। मैं वेबसाइट के किसके थ्रू? सर मैंने पहले भी जीवन विद्या शिविर किया नीतीश जी के साथ धरवाद में। मैं एक वेबसाइट चलाता हूँ स्टूडेंट्स के लिए, ऑनलाइन मैगजीन है वो। अच्छा। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने कहा कि 4 विषय जानवरों और इंसानों में सेम है, आहार, निद्रा, प्रजनन और भय। तो सर अगर भय हमारा सॉर्ट ऑफ डीएनए का पार्ट है तो उस भय मुक्त कैसे हुआ जा सकता है, वो मेरा क्वेश्चन। आगे अपन चलेंगे तो ये सब प्रोसेस में आएगा ही, मैं केवल अभी लिख के छोड़ देता मेरा क्वेश्चन, मेरा नाम इनायत है और मैं पंजाब से हूँ, लुधियाना। दिस इज माय मेरा पहला शिविर है। सो उनकी बात पे बेसिकली जब उन्होंने बोला ट्रैवल के बारे में, मेरा मानना इससे अलग है। तो मैंने ट्रैवल करना शुरू किया 5 साल पहले और 2 साल तक मैंने अकेले ट्रैवल किया है, इंडिया में भी, और कुछ अराउंड 30 कंट्रीज मैंने विजिट करी, कभी अपने आप कभी दोस्तों के साथ। तो चाहे ट्रैवल करना स्टार्टेड विद कि मुझे दुनिया देखनी थी, एंड मुझे नहीं लगता कि सारे वाटरफॉल सेम दिखते हैं या जानवर सेम दिखते हैं या उनको देखने से अच्छा लगने से अलावा भी उसमें बहुत है, ये मेरा मानना है। क्योंकि जब हम लोगों से मिलते हैं, अलग अलग देश के, जाति के, अलग चीज़ें देखते हैं, मुझे ये महसूस हुआ है कि मेरे अंदर बहुत चेंजेस आए हैं, बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। क्योंकि एक जब हम घर में रहते हैं बहुत प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में, जब हमारे माँ बाप हमें हमेशा हर चीज़ से बचा कर रखते हैं, अच्छे अच्छे कॉलेज स्कूल्स में भेजते हैं, तो हमें इतना कुछ सीखने को नहीं मिलता। और हम थिंग्स लाइक जातिवाद या किसके पास पैसे हैं, हम लोगों से पैसे देख के बात करते हैं। मैंने बहुत साल अभी भी रादर हमारे पंजाब में एक हमारी ज्वेलरी का बिजनेस है, मैंने ये देखा कि लोग दोस्ती भी पैसा देख के बनाते हैं। तो ये चीज़ों में एक तरह से बंधी हुई थी मैं, ये चीज़ें मेरी सारी ट्रैवल से खुली हैं। और जैसे इतनी चीज़ें हैं, हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि तुम काले हो, तुम गोरे हो, तुम इस लाइक तुम साउथ इंडियन हो तो तुमसे ठीक से ऐसे बात नहीं करना। ये चीज़ें मैं कभी ना सीख पाती अगर मैं ट्रैवल ना करती। तो अभी भी मेरा अभी भी एम है कि पूरा वर्ल्ड देखना है, लोगों से मिलना है, ट्राइबल्स के साथ, लाइक मैंने ट्राइबल्स के साथ खाना खाया है हाम्पी में। तो ये चीज़ें मतलब अच्छा लगना है। देखिए, जब इनसे चर्चा हो रही थी तो 2-3 बातें बीच में आई थी। एक बात तो ये भी बहुत क्लियरली आई थी कि यदि हमारे पास वो देखने की दृष्टि नहीं है तो कुछ लोग घूमने केवल एंजॉय करने के मोड से जाते हैं, तो उनको तो ज़्यादा कुछ समझ में आने वाला नहीं। कुछ लोगों की वो दृष्टि है कि मैं अलग अलग कल्चर, लोग, दुनिया कैसे चल रही है, लोग कैसे सोचते हैं, उनके बीच में रहना, उनके माइंडसेट को समझना। तो कुल मिला के तो वो दृष्टि है। तो दृष्टि यदि आपकी है तो हो सकता है अपने आसपास में भी, और हर आदमी को अपनी स्थिति परिस्थिति में अपनी सीमाओं से बाहर निकलने के मौके मिलते हैं। कुछ लोग थोड़ा सा इसको ऑर्गेनाइज तरीके से कर लेते हैं, कुछ लोगों का रैंडमली चलता है। लेकिन सारी बात इतनी है कि जिसकी वो माइंडसेट है वो अपने लिए ऑर्गेनाइज भी कर लेता है, फिर वो अपने लिए अपने हिसाब से देख भी लेता है। तो ये नहीं कहा, जब लास्ट में मैंने कमेंट किया ही था कि ऐसा नहीं है कि हम कहीं बाहर ना जाए, लेकिन हम क्यों जा रहे हैं ये हमारी क्लैरिटी हो। जिसको वो क्लैरिटी है वो अपने लिए रास्ते बना ले। तो ऐसा कोई चीज नहीं बोल रहे हैं, ऐसा भी नहीं बोल रहे हैं कि इसको खत्म कर देना है। अच्छा लगना जिंदगी का पार्ट है ही है, लेकिन अच्छा लगना से अच्छा होना, जैसे अच्छा होना हमेशा अच्छा लगता ही है, लेकिन अच्छा लगना हमेशा अच्छा होता नहीं है। ये भी हम डिफरेंशिएट कर पाए। बढ़िया, एग्री? हाँ जी, आगे चले। हाँ, शेयर। मैं बंगाल से हूँ तो हिंदी थोड़ा सा वीक है, कोशिश कर रहा हूँ फिर भी। कल आप जो रास्ता हमें दिखाए, मुझे दिखाए एक्चुअली, वही मैं थोड़ा सा शेयर कर रहा हूँ। एंड दिस इज नथिंग
against my parents. मेरा चाइल्डहुड जब मैं छोटा था, पापा बहुत गुस्सा करते थे और बाबा का ये गुस्सा फैमिली में एक माहौल पैदा करता था। और कल आप जब बोला कि हम लोग मिस्टेक से सिर्फ सीखते नहीं हैं, रेफरेंस पॉइंट से सीखते हैं, वहाँ से मुझे पता चला कि मेरा चाइल्डहुड में मेरा वो रेफरेंस पॉइंट नहीं था कि संबंध बन सकता है, संबंध नहीं बन सकता है, वही मेरा रेफरेंस पॉइंट हो गया। और इससे जो हुआ, मेरा एक रिएक्टिव संबंध बनाने का कोशिश बना मेरे यूथ में, और वहाँ कहीं भी मैं फेल करता था तो मुझे बहुत दिक्कत होता था। रिएक्टिव संबंध बनाने से कैसा बोलेगा उसको? कि मैं जैसे घर में संबंध नहीं बने थे हाँ पापा मामा के हाँ बीच, हाँ एंड अगेन दिस इज नथिंग अगेंस्ट देम, नहीं वो मुझे लगता था कि मैं संबंध बनाऊं, हाँ। मैं सोशल रिलेशनशिप्स में जाऊं और मैं संबंध बनाने की कोशिश की दुनिया में, ये आपने सोसाइटी। शब्द यूज किया रिएक्टिव संबंध, हाँ, उसका मीनिंग क्या है? मुझे लगता था कि वो नहीं हुआ, अच्छा मेरे उसके जिंदगी में वो होना चाहिए। अच्छा घर वालों के से नहीं हुआ इसलिए बाहर हो, हाँ। है ना, इनको छोड़ के इनके साथ नहीं बनेगा, इसको आप रिएक्टिव संबंध बोलते हैं। वहाँ जो लैक था, हाँ, वहाँ जो लैक था, मैं एज इफ उसको कॉम्प्लीमेंट, ये बहुत कॉमन है। हाँ, उसको पूर्ण करने गया, हाँ और वहाँ कोई छोटा सा भी फेलियर मुझे वो फेलियर का डराता है। मेमोरी देता था, और मैं बहुत अपने आप को पनिश करता था। क्या बात है? ये दोस्ती मेरा क्यों टूट गया, ओ, मेरा क्या दोष है? और आपने कल बहुत अच्छा दिखाया वो मेरे लिए कि जीपीएस में अपना साइकिक लोकेशन तो देखो, योर लोकेशन, और शायद हम लोग सभी उस पर ही काम कर रहे हैं, अपना मेंटल लोकेशन को ढूंढ रहे हैं, और वही ढूंढना सबसे जरूरी है। और आपने एकदम ठीक बोला कि एजुकेशन में ये सिखाया नहीं जाता है कहीं, इसीलिए मैं सीखने आए हैं एक्चुअली। तो अब ये मेरा बहुत, मैं अपने आप को हिट करता था, अपने आप को पनिश करता था। कल आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, मेरे लिए इंपॉर्टेंट, शायद सबके लिए नहीं है, दिखाया। वो जो बच्चे का एग्जाम्पल आपने दिया कि बच्चा पहले में भाषा का इस्तेमाल ठीक से नहीं कर पाते, बट करते करते सीखते, और बहुत कुछ दिखाया वहाँ आपने कि पहला इनोवेशन हजारों साल लगता है, और वो जो आपने दिखाया कि हम लोग वो गलती मान के ना देखे, उसको हम एक रास्ता मान के देखें। आप इवोल्यूशन का शब्द का इस्तेमाल करें, हाँ और कल से मुझे लग रहा है कि शायद मुझे थोड़ा सा अपना गलती से, अपना वल्नरेबिलिटी से एक रिश्ता बनाना जरूरी है। आई शुड नॉट ऑलवेज ट्राई टू बी करेक्ट। और ये मुझे एक्चुअली माय फादर, बाबा गुजर गए जुलाई 30 को, और अप्रैल 30 टू जुलाई 30 उसका फ्रैक्चर में एक फीमर हुआ था, बेडरिडन थे, खुद डॉक्टर थे, बट उस समय बहुत वल्नरेबल हो गए थे। और उस समय मुझे दिखाई दिया कि वो भी बहुत वल्नरेबल पर्सन है एक्चुअली, वो लास्ट 3 महीने में, और उसको मैं हमेशा पावरफुल जैसे देखा, बट उस 3 महीनों में देखा कि नहीं, वो भी बहुत वल्नरेबल है। एंड एक दिन हॉस्पिटल में, वो विजिटिंग आवर में हम दोनों बात करते थे, वो बोला कि मेरा जिंदगी में बहुत दुख है, मुझे भी कोई नहीं समझा। तो मैंने उनका वल्नरेबिलिटी देखा था, बट इस शिविर में कल आपने मुझे ये शिक्षा दिया कि अनु, अपना वल्नरेबिलिटी भी देखो, और तुम्हें हमेशा प्रोफेसर बनने की जरूरत नहीं है, और हम सब में एक बच्चे हैं शायद, और हम सभी वही बच्चे जैसे बोलना सीखते हैं, चलना सीखते हैं, पहले चलने में बाइपेट होने में गिर जाते हैं, फिर उठते हैं, वैसे शायद हम सबको अपने आप को देखना चाहिए। ये मेरा शिक्षा है कला। Please take my seat.
मुझे जो समझ आता है वो शेयर करना चाह रही हूँ, शायद सही हो ये। हम लोग 3 लेवल पे जीते हैं, शरीर, मन और आत्मा। शरीर की कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल फिक्स लेवल पे हो तो अच्छी लगती है। जैसे अगर मेरी रोज़ सुबह 7 बजे उठने की आदत है तो मैं चाहूँगी मैं उसी समय पे उठूँ, उसी समय पर खाना खाऊँ। 12 बजे भूख लगती है तो उस समय पर मुझे भूख लग जाएगी। ये शरीर का लेवल हो गया। मन के लेवल पे हमारी हर समय इच्छाएं अलग अलग होती हैं। जैसे आज अगर मुझे घूमने जाने का मन है, हो सकता है 4 साल बाद मेरा वो मन नहीं हो। घूमने जाने का जो मन है वो हर समय कुछ नई नई डिमांड करता रहता है। अगर भूख लगी है और उस समय मुझे रसगुल्ला खाने का मन है, लेकिन यदि बार बार मैं उसी काम को करूं तो वो मन खत्म हो जाता है। यदि मुझे उस समय 100 रसगुल्ले लाकर दे दिए जाए तो एक के बाद एक के बाद एक करने के बाद मैं उस चीज़ से उब जाती हूँ। ऐसे ही अगर म्यूजिक सुनने का मन है, एक ही गाने को यदि मुझे 50 बार सुना दिया जाए तो मुझे उससे उकताहट पैदा हो जाएगी। और कई बार तो ये भी सुना गया है कि उससे इंसान पागल तक हो जाता है। तो मन हर समय बदलता रहता है, ये मन की जरूरत है। लेकिन अच्छा होना और अच्छा जीना दोनों में ये फर्क है कि अगर मैं अपनी जरूरतें मन की पूरी करती जाती हूँ, वो मेरे मन की जरूरत उसको पूरा कर रहा है, लेकिन अच्छा होना, अगर मैं अच्छी हूँ तो मैं चाहे मुझे वो चीज़ मिले या नहीं मिले, मैं दोनों में खुश रह सकती हूँ। तो अच्छा जीना में और उस चीज़ को पूरा करने में ये बेसिक फर्क हो सकता है। जी, बढ़िया। तो जो आपने कहने की कोशिश की है कि मेरे अनुसार मन चलेगा कि मैं मन के अनुसार चलूँगा, धीरे से इसको समझ। बहुत बढ़िया। तो कल का फीडबैक ठीक रहा? 11 बज गया, चाय के लिए कोई कुछ नहीं बोला? हो गया, ठीक है, पहले इनको सुन लेते हैं। कटवा दीजिए। होता क्या है, खरबूजे को देखिए खरबूजा रंग बदलता है, खरबूजे को देखिए खरबूजा रंग बदलता है। 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद सब अपना अपना चालू करते हैं। अब मैं कल आया था आपके यहाँ, बताया ये गया था कि ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन का मतलब ये होता है कि हम 7 दिन में ये कवर करेंगे। तो मैं सेकंड हाफ के बाद चला गया कि अपनी जिंदगी जीतने, पिक्चर देखने, कल से आएंगे 7 दिन अटेंड करके फिर अच्छे से। अब सेकंड हाफ के बाद ये सब मैं ज्वाइन किया नहीं, तो 2 घंटे से फिर यही प्रॉब्लम आ रही कि सब कनेक्ट करके एक के बाद एक वो कर रहे हैं। सर आपने कोर्स नहीं चालू करा, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन ये कोर्स बेसिकली उनके लिए है जो फुल टाइम है, जो आने जाने वाले हैं उनको हम गेस्ट लेक्चर मान रहे हैं। मैं फुल टाइम आया हूँ, पे करके आया हूँ। तो कल आप दोपहर के बाद नहीं थे, आप बोले मैं चला गया था, लेकिन मुझे लगा कि शायद प्रोग्राम आप ही चालू हो रहा है। ऐसा नहीं है। ये तो आपने मान लिया तो आपकी मौज है, मानना नहीं है बोर्ड पे लिखा है। प्रोग्राम संडे से चालू हो रहा है, आपको नहीं जाना। हाँ जी, देखिए बात ऐसी है कि ये यदि मैं इसको ऐसा चला रहा हूँ तो ऐसे नहीं चला रहा हूँ कि अपने आप चल रहा है। ये हॉल में जो कुछ होता है हमारी स्वीकृति से होता है। इसको मैं चला रहा हूँ तो इसलिए चला रहा हूँ क्योंकि इतनी देर में आपको उसी कंटेंट पे टिकना और परकुलेशन का टाइम मिलता है। मैं कंटेंट कहते चला जाऊंगा, आप नहीं पचा पाओगे। इसलिए कह रहा हूँ कि एक तो फुल टाइम रहो, जितना संभव है। रायपुर वाले 9:30 10 बजे तक आ रहे हो, 9 बजे पहुंचो, है ना? पहुंचोगे तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आएंगे। और कोशिश कीजिए कि 7:30 बजे, जब तक शिविर पूरा नहीं करना है तो अपने घर जाओ, खाना खाओ, सो जाओ, सुबह नाश्ता यहीं आके करो। शिविर का रेजिडेंशियल और नॉन रेजिडेंशियल में 50% का फर्क पड़ता है। तो ये सारी बातें कही जा रही हैं, इसका मतलब है कि उतनी देर मेरे को लगता है कि यदि मैं इसको ऐसा भी बोल रहा हूँ कि जब कोई एक व्यक्ति बोल रहा होता है, वो अपनी जिंदगी से कुछ बोल रहा होता है, उस समय में आप उसको अपनी जिंदगी से रिलेट करके देख रहे होते हो, नहीं देख रहे होते हो तो देखो, है ना? जिंदगी देखा जाए ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है और कहने के लिए भी ज्यादा कुछ है नहीं। साफ सुथरा सा थोड़ा सा माल है, उसको पचा पाना, उसको डाइजेस्ट कर पाना, ये मूल काम है। तो अपने से सुनना, दुनिया की सारी किताबें पढ़ना, सारी दुनिया घूमना, इसका इतना ही मतलब है
खुद को पढ़ना आ जाए, खुद को पढ़ना आ जाए, तो किसी को भी सुनते हैं तो उसको रिफ्लेक्ट करके अपने में देखेंगे कि मैं कैसा हूँ, तो काफी कुछ अपने साथ रहने का और अपने साथ बने रहने की स्थिति बनेगी। तो ये अनुपयोगी नहीं है। मुझको जिस क्षण लगेगा कि अनुपयोगी है, पर्याप्त हो गया, मैं खुद ही रोक दूंगा। आप भी बोल दीजिए, आपकी कोई बात ऐसा लगेगा कि हाँ इससे हम और बेहतर हो सकते हैं, उसमें चलेंगे, लेकिन ये उपयोगी है। और विशेष रूप से जिंदा रहना और जीना, जो बिटिया ने पीछे कहा कि जिंदा रहने का कोई सामान जीने, कितने प्रतिशत लोग हैं संसार में जो जिंदा रहने को जीना मान के चल रहे हैं? कितने प्रतिशत? 99। और संवेदनशीलता तो बिल्कुल टॉप ऑफ द फ्लोर है। छत्तीसगढ़ प्रशासनिक एकेडमी में मैं अभी साल भर पहले कभी लेक्चर लेने गया, तो उनके प्रोग्राम का नाम लिखा था सेंसिटाइजेशन ऑफ समथिंग, है ना। तो पूरा प्रोग्राम 2 घंटे का था। 2 घंटे बाद बोलते सर हमारा तो नाम ही गलत है प्रोग्राम का। ये सेंसिटाइजेशन से काम नहीं चलेगा, संवेदनशीलता से काम नहीं चलेगा। सही अर्थों में देखा जाए तो संज्ञानशीलता की तरफ जाते हैं तो सही अर्थों में सेंसिटाइज हो पाते हैं। ऊपर वाले लेयर पे खड़े होके तो नीचे वाला लेयर ऑपरेट करता है, यहाँ पे खड़े होके ये ऑपरेट करता है। जब हम संवेदनशीलता की जगह में खड़े होते हैं तो काफी समय हम संवेदनहीन होंगे ही। यदि संवेदनशीलता की निरंतरता हम चाहते हैं तो हमको यहाँ खड़ा होना पड़ेगा, उसको टच करना पड़ेगा। तो इस क्रम में ये बहुत सारी जो शेयरिंग आ रही है आपके बीच में से, मेरा बोलना इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके बोलने से भी उसकी क्वालिटी बहुत एनरिच होती है, ऐसा मैं मान के कराता हूँ। फिर भी कहीं ऐसा लगेगा टाइम वेस्ट हो रहा है तो उसको कट कर ब्रेक करें। हाँ आपको सुन लेते बोलो सर हो गया जवाब। क्या बोलो। अगर हम जीने की तरफ बात करते हैं तो यूथ के अंदर एक्साइटमेंट होता है, वो एक्साइटमेंट का कम होता है अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ जाती है। बड़े 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 हाँ मेरा सिर्फ इनसे निवेदन है, क्योंकि ये शायद इनको अभी आपने जो समझाया काफ़ी हद तक वो संतुष्ट होंगे, पर ये जो रिफ्लेक्शन एक्सरसाइज है जिसे हमारे एक 64 वर्षीय अंकल ने अगर अपने आप को रिफ्लेक्ट किया इस एज में, आई थिंक यही इस शिविर की सबसे बड़ी सक्सेस है। जैसे इन्होंने कहा, जैसे मैं तो घर गया हूँ, अब ये हेड का डिपार्टमेंट तो सोशियोलॉजी है, इन्होंने जिंदगी भर हायर एजुकेशन में पढ़ाया है और ये बिल्कुल, और मैं भी घर में मिल के आया और मुझको आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और मैं भी मेरी तरफ से बहुत प्रिस्क्राइब, मेरी तरफ से बहुत आग्रह नहीं करूंगा कि आप शिविर में आओ, है ना। लेकिन यदि बेटा ये आग्रह करता है और अपने पोतों के साथ इनको लगता है कि चलो मैं अपने बच्चों के साथ समय बिताऊंगी शिविर में, तो क्योंकि ये बातें हम सुन के पक चुके हैं ना, हम सब कुछ इतना सुन चुके हैं कि सुन के कोई मीनिंगफुल चीज मिलेगी इसका विश्वास हमारा कम हुआ, इसीलिए कंटेंट की तलाश है, इसलिए कंटेंट की तरफ। तो लेकिन यदि यहाँ आके आप ये एडमिट करते हैं कि कल के दिन में मुझको भी इस उम्र में, अच्छा शुरुआत में क्या हुआ कि जब कुछ बुजुर्ग लोग शिविरों में आए तो वो रो दिए, उन्होंने कहा यार 25 में मिले होते तो कुछ और बात होती। अब मेरा अभी पूछने का जो प्रयोजन था ये था कि I just wanted to endorse the pedagogy of the entire curriculum, कि ये रिफ्लेक्शन बेस्ड है और जब जितना आप रिफ्लेक्ट करेंगे उतना ही आप अंदर झांक पाएंगे। और जो आपने बताया संज्ञानशीलता, जिसको अगर हम मान रहे हैं तो जब तक आप सेल्फ एग्जिस्टेंस को नहीं समझ पाए तब को एग्जिस्टेंस को समझ ही नहीं सकते। तो मेरा एक और जो लर्निंग कल में अंडरस्टैंडिंग माय लर्निंग, तो एक जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस था कल जो आज काफ़ी हद तक क्लियर हुआ है, वो ये था कि जो हम लोग मिडल ऑफ द रोड अप्रोच जो मध्यस्थ दर्शन की बात करते हैं, तो उसमें जो न्यूनतम वाली स्थिति में कल भी मैंने एक प्रश्न उठाया था, तो उसी को हम मान रहे थे कि नहीं ये एक पाथ है जिससे हम सत्य की खोज में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अब ये पता चल रहा है कि अगर हम मध्यस्थ दर्शन को आज या ह्यूमनाइजिंग एजुकेशन पे अगर फोकस करने लगेंगे तो हो सकता है कि अध्यात्म को जो लोग प्रीच करना या प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं वो शायद बहुत ईजी हो जाएगा और हर एक के लिए हो जाएगा। हर एक के लिए हो जाएगा। देखो ये बात आप बहुत इम्पोर्टेंट बोल रहे हो। अभी तक हम ये मानते हैं कि आध्यात्मिक जीवन कुछ लोगों के लिए है, बाकी लोग ऐसे ही चलेंगे।
और लगभग एक फैमिली में से एक आदमी निकलता है और बाकी उसी का विरोध कर रहे हैं और वो भी अपनी फैमिली के विरोध की वजह से चल नहीं पा रहे हैं। और पत्नियां तो भारी तरह से भयभीत हैं क्योंकि जब भी ये ज्ञान की बात करेगा ये घर की जिम्मेदारी छोड़ के भागेगा, है ना। तो पुरुष 4 बच्चों को छोड़ के घर छोड़ के चला गया, ये एग्जाम्पल मिलेगी। महिला 3 बच्चों को छोड़ के और ज्ञान की तलाश में निकल गई, ऐसा एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेगा। शायद महिला इतनी गैर जिम्मेदार नहीं हो सकती, है ना। तो इसका मतलब है कि ये जर्नी फैमिली की जर्नी है। अभी ये कहा जा रहा है कि हम कोई आध्यात्मिक बात नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं यार, आत्मिक होने की बात कर रहे हैं। और कुछ संत जो है, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि अभी हम हर तरह के वर्ग के और धर्म और जाति के लोग हैं, ये कुछ संत इस चीज को टच करने की कोशिश भी करते हैं, बट वो वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं जहाँ मध्यस्थ दर्शन को अध्यात्म से डिफरेंशिएट करना होता है। वो बीच में मध्यस्थ दर्शन पर बात भी कर सकते हैं और सडनली वो लोग जो वापस अध्यात्म की तरफ जो लोग कंफ्यूज स्टेट में रहते हैं। आई थिंक इसको हमें करिकुलम में डालना जो है वो आज नीड ऑफ द आवर है। देन ओनली वी कैन थिंक अबाउट स्पिरिचुअलिटी। खूब धन्यवाद, फिर मिलेंगे चाय के बाद। थैंक यू, नमस्कार।